नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जीके में जो पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अर्थात राजस्थान के ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न जो दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला रहने वाली है दोस्तों। पिछले कुछ 4-5 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए मॉडल पेपर लाया गया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। आपको बताना है अरावली की ये जो सभी श्रेणियाँ हैं इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है जो कि मध्य अरावली श्रेणी की है दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 है रोजा भाकर पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 है दोस्तों इसराना भाकर पहाड़ियाँ और ऑप्शन चौथा है आपका गिरवा पहाड़ियाँ। जी दोस्तों, उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, जब आपने अरावली पर्वत श्रृंखला का जो भूगोल है वो पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ये जो मेरवाड़ा है ना, आप सभी जानते हैं अजमेर का पुराना नाम मेरवाड़ा है। और आप सभी जब राजस्थान का मैप बनाते हैं तो जो मध्य अरावली आती है आपकी कुछ इस प्रकार से, है ना, अरावली कुछ इस प्रकार से है। और ये जो बीच की जो अरावली है ना, जो अजमेर की अरावली पहाड़ियाँ हैं उसको अपन बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, है ना। अरावली जो है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। अरावली की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर। देखिए लिख लीजिए साथ साथ में, कुल अरावली की लंबाई कितनी है तो 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है तो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है ना। कुल लंबाई 692, राजस्थान में लंबाई 550। पालनपुर की जो रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं, पालनपुर में जो गुजरात की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से लगा के दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। साथ साथ में दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो भी कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों, वो रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि अरावली का ही आपका एक हिस्सा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रश्न से आपको 3 से 4 प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। और दोस्तों याद रखना, मध्य अरावली की जो पहाड़ियाँ होती है उसको क्या कहते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको उत्तर देना है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रवाहित है। अब देखिए आपको बताना है बीहड़ प्रवाहित कौन से क्षेत्र है। तो आप सभी जानते हैं बीहड़ क्या होता है, चलिए नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक नदी है ये, है ना, नदी में सामान्य रूप से यहाँ पानी बह रहा है, चलिए, लेकिन अब मान लीजिए बाढ़ आई इसमें, पानी का स्तर बढ़ गया, तो ये जो नदी का पानी है वो मान लीजिए यहाँ तक आ गया, इस किनारे पर यहाँ तक और इस किनारे पर यहाँ तक, है ना। लेकिन अब बाढ़ जैसे ही कम होगी तो ये जो पानी है वो यहाँ वापस बह के अपनी मूल नदी की तरफ आएगा, वापस बह बह के आएगा। और जब बह बह के आएगा ना, तो ये जो मैं लाइनें बना रहा हूँ ना, उस हिसाब से यहाँ पर एक बहुत खड्डे बन जाते हैं, है ना। पानी अपने साथ में क्या बना देता है, खड्डे बना देता है, और वो बहुत गहरे गहरे बन जाते हैं। तो इन जो खड्डे जो होते हैं इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। इन खड्डों में कौन रहते हैं दोस्तों, डाकू रहते हैं। कौन रहते हैं, डाकू। जैसे वो आपको याद है चंबल के डाकू अपन बोलते हैं, है ना, चंबल के डाकू, तो वो बीहड़ में ही निवास करते हैं। तो याद रखना है आपको, चंबल नदी का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ बनते हैं, इसलिए अपन चंबल के डाकू कहते हैं। और किस क्षेत्र में पूछे तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। या फिर दोस्तों एक ही ऑप्शन में बोल दिया जाए तो जो हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, उस तरफ आपके क्या बनते हैं दोस्तों, बीहड़ बनते हैं। सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है दोस्तों, सर्वाधिक बीहड़ कौन सी नदी बनाती है तो चंबल नदी बनाती है। और बीहड़ों की रानी किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये भी बता दीजिए। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। अपन एक प्रश्न नहीं, एकदम प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। बीहड़ की रानी दोस्तों करौली को कहते हैं, किसको कहते हैं? करौली को। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से समृद्ध नहीं है? आपको बताना है कौन सा पठार है जो कि अरावली के क्षेत्र में नहीं आता है। पहला ऑप्शन है आपका लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार और भोराट का पठार। जल्दी से बताना है कौन सा उत्तर सही रहने वाला है। जी दोस्तों, सभी जानते हैं बघेलखंड का जो पठार है वो अरावली क्षेत्र में नहीं आता है, ये टिक कर लीजिए। मतलब बाकी तीन आते हैं, लसाड़िया, उड़िया और भोराट, है ना। अरावली पर्वत से समृद्ध जो पठार है वो कौन से हैं? लसाड़िया, उड़िया, भोराट का पठार, आबू का पठार, ये सभी क्या हैं दोस्तों? अरावली पर्वत में। और जो बघेलखंड का पठार है वो अरावली में नहीं आता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताना है आपको। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि बालू का स्तूप क्या होता है। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, है ना। तो देखिए, जब रेत होती है, जब वो मरुस्थलीय एरिया होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, रेत होती है तो वो कुछ अलग अलग डिजाइन के अंदर पाई जाती है। जैसे इस तरीके से पाई जाएगी तो पैराबोलिक, है ना। रेत के टीले यदि इस तरीके से स्टार के तरीके से पाए जाएंगे तो उसको तारा बर्क तारा कहते हैं। ठीक है। बरखान मतलब ऐसे कुछ पाए जाएंगे तो उसको बरखान कहते हैं। लेकिन ये याद रखना है, ये गोरा उड नाम से कोई भी बालू का स्तूप राजस्थान में स्थित नहीं है। पैराबोलिक पाया जाता है, तारा पाया जाता है, बरखान पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको देखना है, इसका उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? चलिए दोस्तों बताइए, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? पहला है प्रतापगढ़, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है दोस्तों डूंगरपुर। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। चलिए, और अतिरिक्त जानकारी में अपन बात करें तो मध्य प्रदेश से कुल अभी वर्तमान में, मतलब जब नए ज़िले बने हैं उसका नया मैप वगैरह नहीं आया है। अभी आपकी जो परीक्षा है उसमें आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी नए ज़िले बने हैं। फिर उसके ऊपर एनसीईआरटी बुक छापेगी, फिर नया मैप, मतलब नया मैप वगैरह आएगा, नई बुकें छपेगी, उसके बाद में आपसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो पुराने उसके ऊपर ही प्रश्न पूछे जाएंगे ना, पुराने जिलों के आधार पर ही। तो मध्य प्रदेश से कुल कितने जिले लगते हैं? 10। और राजस्थान के भी कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 10 जिले लगते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के 10 जिले ही किससे लगते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो उसमें डूंगरपुर नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं, बाकी ये तीनों आते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है बांसवाड़ा व डूंगरपुर का जो मध्य भाग है ना, उसको किस भाग से जानते हैं दोस्तों? पहला है कांठल, दूसरा है भाकर, गिरवा और मेवल। जल्दी से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांठल, भाकर, गिरवा और मेवल। जी दोस्तों, जो कांठल बता रहे हैं वो गलत है। कांठल अपन कहते हैं प्रतापगढ़ को। किसको कहते हैं दोस्तों? प्रतापगढ़ को। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को, है ना। जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य भाग है ना, उसको अपन कहते हैं मेवल। और मेवात किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी बता दीजिए। देखिए, एक तो शब्द है मेवल, एक है मेवात और एक है मेवाड़। जो मेवाड़ है वो तो आपका उदयपुर राजसमंद वाला एरिया हो गया। मेवात आपके अलवर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। और मेवल जो है दोस्तों वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो भूमि है उसको मेवल बोलते हैं। देखो तीनों शब्द एक जैसे हैं, इनको एक साथ लिख लीजिए, मेवाड़, मेवात और मेवल। चलते हैं आगे।
अगला दोस्तों ध्यान रखना है आपको, प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा अलवर और चौथा है दोस्तों सीकर। जल्दी से बताना है आपको कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो उदयनाथ पर्वत आपको याद रखना है अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर ज़िले में स्थित है ना। और टोडगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? टोडगढ़ कहाँ पर है? तो टोडगढ़ आपके अजमेर में स्थित है। आपको बताना है कि रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, तो सीकर में स्थित है। ठीक है, ऐसे आपको याद भी रखने हैं। चलिए आगे, जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते रहिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं ये मतलब अपन ये 4 दिशाओं में बांट दें तो ये अपना राजस्थान का कुछ मैप हो गया। दक्षिण पूर्वी भाग मतलब दक्षिण पूर्वी भाग मतलब इस क्षेत्र में आना चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं, धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और बारां। देखिए सवाई माधोपुर कहीं इधर आता है ना। धौलपुर इधर आता है आपका, जानते हैं आप। प्रतापगढ़ नीचे आता है, लेकिन जो बारां है वो यहाँ आता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बारां। हालांकि आपको लग रहा है कि सवाई माधोपुर भी तो सर इधर ही आता है, लेकिन सवाई माधोपुर से भी दक्षिण पूर्वी कौन है दोस्तों? बारां। तो उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बारां, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगने चाहिए, है ना। करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर। जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, जैसे अपन ने अभी बात की थी कि मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले आपस में मिलते हैं, वैसे ही आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं और और उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, और राजस्थान के 2 जिले भी उत्तर प्रदेश से लगते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले आपस में मिलके बने हुए हैं। और राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है वो आपस में कितने जिलों से जुड़ा हुआ है? राजस्थान के भी 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि एक ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश से भी मिला हुआ है और मध्य प्रदेश से भी मिला हुआ है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, याद रखना उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं वो आगरा और मथुरा है ना। आगरा और मथुरा राजस्थान से 2 जिले हैं जो कि जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करें एक ऐसे ज़िले की जो राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से जुड़ता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है। आपको बताना है कि बाड़मेर में स्थित सिवाना जो पहाड़ियाँ हैं, सिवाना क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ एक तो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, और उनका नाम क्या है? 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, एक या दो दोनों, और एक आडावाल पर्वत। जल्दी में बताना है दोस्तों कि क्या होने वाला है इसका उत्तर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो देखिए सिवाना में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं ना गोलाकार, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक पहाड़ है, उसका नाम नाकोड़ा पर्वत भी है दोस्तों। ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में। और ये भी कैसा है? गोलाकार पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन वहीं के दिए हुए हैं। और आडावाल पर्वत कहाँ पर है स्थित है दोस्तों? बूंदी में। आपको ध्यान रखना है आडावाल पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यदि आपने इसको सही कर दिया तो आप मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी एकदम सही पड़ी हुई है दोस्तों। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम में दर्शाता है ना। आपको बताना है अवरोही क्रम में राजस्थान की कौन सी पहाड़ियाँ रखी गई है। टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। हाँ, अब जल्दी से बताना है कौन सा इसमें। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पढ़िए आराम से।
जी दोस्तों, आजकल वो टाइम गया कि आपसे बस वो पूछेंगे गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रख, है ना। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रख, ये आपने ट्रिक याद कर रखी होगी। गुरु, शिखर, शेर, दिलवाड़ा, है ना। जर जरगा पहाड़ी, अचलगढ़ पहाड़ी, आपने ये ऊपर की टॉप तो पढ़ ली होगी। ये ट्रिक आपने सभी ने पढ़ी भी होगी, जो अरावली की जो घटते हुए क्रम है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब ये जो नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं ना, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। मध्य अरावली की ये जो पहाड़ियाँ हैं उससे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, मध्य अरावली की एक सबसे ऊंची चोटी जो है उसको अपन टोडगढ़ नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोडगढ़ सबसे ऊंची है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? आपको बताना है। संलग्न जिले मतलब एक दूसरे से सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर और चूरू, झुंझुनू, जयपुर। जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि आपने राजस्थान का मैप पढ़ा है ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए अपना ऐसा कुछ राजस्थान का मैप है, अपन शॉर्ट में बना लेते हैं। आप सभी जानते हैं झालावाड़ जो है वो यहाँ बाहर एक जो पूंछ टाइप निकली हुई है वहाँ पर है, और टोंक तो यहाँ पर आता है। तो इसकी सीमा कहाँ लगेगी? तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। सिरोही यहाँ आता है, जैसलमेर यहाँ आता है ना। कहाँ लगेगी सीमा? ये भी नहीं हो सकता। चलिए, सिरोही ये रहा, पाली ये रहा, नागौर इधर आएगा। चलिए देखते हैं, पहले चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चूरू, झुंझुनू और जयपुर, है ना। चूरू, झुंझुनू और जयपुर। तो अब सब जानते हैं, चूरू जो है ना, वो तो आपके कहाँ पर है दोस्तों? इस एरिया में है ना। झुंझुनू किधर है? तो झुंझुनू इधर है, और जयपुर इधर है दोस्तों। तो अभी जो देखा जाए तो इसकी जो सीमा है वो इससे तो लगती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा इसका। सिरोही, पाली और नागौर ये एकदम क्या है दोस्तों? संलग्न जिले हैं। चलिए अपन बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की जो चट्टानें हैं वो किस भूगर्भिक काल की है दोस्तों? विद्यन, टर्शरी, इयोसीन युग, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका जुरासिक एवं इरोसियन युग। जल्दी से बताना है दोस्तों, बहुत ही बार रिपीट होता है प्रश्न दोस्तों। राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल की जो चट्टान है वो किस युग की है दोस्तों? जी दोस्तों, याद रखना, जो राजस्थान की जो चट्टान है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुरासिक युग की है ना, जुरासिक काल की है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती है? आपको बताना है प्याला झीलें क्या कहलाती है जो कि निम्न कगारों से घिरी होती है। दरियन, बरखान, खड़ीन या फिर खादर। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज अपन 50 प्रश्न ऐसे बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपको डेफिनेटली रूप से आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैसे याद रख सकते हो? प्याला झीलें हैं तो ऐसा बनेगा, है ना। एक खड्डा होगा, मतलब मारवाड़ी में अपन खड्डे को क्या कहते हैं? खड्डा। और खड्डे में जो पानी भरा होगा उसको अपन कहेंगे खड्डीन, है ना। प्याला झीलें जो होगी उसको खडीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खडीन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अक्कलवुड फॉसिल पार्क, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने स्टार लगाने हैं लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अक्कलवुड फॉसिल पार्क है ना, वो कहाँ पर स्थित है ना। आपको बताना है पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, और दोस्तों उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थलीय भाग में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। जैसलमेर में स्थित है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न वापस से आपके सामने। राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया? देखिए, अब 1972 अपनाया गया ना, ये अधिनियम 1972 में आया था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था।
राजस्थान सरकार ने कब अपनाया गया? 1972 में क्या हुआ था कि एक मतलब अधिनियम आया था केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, कि अपन को क्या करना है, वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो उसको लेकर आप अपने अपने राज्यों में, मतलब जितने भी राज्य है वो अपना क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है, तो 1972 में तो कौन लाया था, केंद्र सरकार। और राजस्थान सरकार ने कब अपनाया, तो 1972 दे के 1972 मत कर देना कि 1972 से ही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना है राजस्थान ने कब चालू किया था दोस्तों, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम एक साल बाद 1973 में। कब किया था, 1973 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, 1 सितंबर 1973। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, पहला आप पढ़ पा रहे हैं केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय मरु उद्यान। जल्दी से बताना है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये पूछा है दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं भाई, ये राष्ट्रीय उद्यान ये दिख रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, और हर बार आपको ये ऑप्शन में मिलेगा यही प्रश्न, मतलब 3 तो आपको दे दिए जाएंगे कोई भी, लेकिन एक ऑप्शन तो यही मिलेगा, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है राष्ट्रीय उद्यान। और बच्चे क्या करते हैं, इसी को अपन टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये जो अपना प्रश्न है ना वो हो जाएगा दोस्तों गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, वो है आपका रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों। रणथंभौर, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क और दोस्तों दर्रा नेशनल पार्क। देखिए, अभी मैंने बताया था जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये तो राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं दोस्तों, इसको तो काट ही दीजिए, ये आपको हर बार मिलेगा, है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जब भी पूछेंगे ना, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यान में काटना है, अभ्यारण्य में नहीं काटना। ये एक अभ्यारण्य है दोस्तों, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा तो क्या था, रणथंभौर, और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, तो केवलादेव नेशनल पार्क, है ना। तो ये लिख लीजिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? आपको बताना है सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका बीकानेर, ऑप्शन बी है आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है आपका कोटा और ऑप्शन डी है दोस्तों उदयपुर। जी दोस्तों, करिए कमेंट। जी दोस्तों, आपको ये प्रश्न मतलब बार बार आप ऐसे मॉडल पेपर करेंगे ना तो आपको सभी टॉपिकों का रिवीजन हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं बार बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप पीटीटी के पेपर ही नहीं, बाकी कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान जो आपके जिले जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ सीमा बनाते हैं, कैसे वो अरावली पर्वत श्रृंखला, अपने ये सभी देखो, अरावली के प्रश्न कर लिए, है ना, बालू का स्तूप वगैरह इनके प्रश्न कर लिए, अपन ने झीलों के प्रश्न कर लिए, अब अपन राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना है, जो सर्प उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कोटा में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है साइंस पार्क कहाँ स्थित है पहला। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जल्दी से बताना है साइंस पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो साइंस पार्क अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, जो लोग जयपुर से उन्हें तो पता ही है कि भाई कहाँ पर स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोतसर, संवत्सर, सज्जनगढ़ या फिर जोहड़बीड़। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? जी दोस्तों, जो भी जोहड़बीड़ सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो याद रखना है जोहड़बीड़ में आपका गिद्ध संरक्षण क्षेत्र स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो अपन ने बात की थी रणथंभौर। अब पूछा है सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो अब आपको बताना है कौन सा है भाई। पहला ताल छापर, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा कैला देवी और चौथा है मरु उद्यान। अब मरु राष्ट्रीय उद्यान को मत काट देना है ना, यहाँ पर मरु उद्यान या मरु राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही लिखे हुए आ सकते हैं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मरु उद्यान है ना। जो मरु उद्यान है ना वो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, अभयारण्य है, जो कि कहाँ है दोस्तों, ये आपके जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है मरु उद्यान, है ना। बाड़मेर वाले एरिया में ज़्यादा पाया जाता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ताल छापर कहाँ है दोस्तों, तो चूरू में। कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कृष्ण मृग के लिए, है ना, ये भी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ कहाँ है, ये भी बता दीजिए। कुंभलगढ़ और कैला देवी कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट करिए। जी दोस्तों, पीटीटी की जो तैयारी है उसके लिए ऐसे प्रश्न काफ़ी रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहिए। लगातार आपकी टॉपिक वाइज भी क्लासें हो रही है, लगातार आपकी जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज भी लाई जा रही है, जो आपके रिवीजन भी करवा दे और टॉपिक भी पूरा करवा दे, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जो आपको क्षेत्र बताना है कौन सा जिला है दोस्तों। आखेट निषेध का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। आखेट निषेध एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको पूर्णतः, मतलब ना तो वो अभ्यारण्य होते हैं ना वो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यहाँ पर बस आपको बस जो अपन शिकार करते हैं ना, क्या करते हैं दोस्तों, जो दोस्तों शिकार करते हैं उनके ऊपर पूर्णतः पाबंदी होती है कि उस क्षेत्र में आप शिकार नहीं कर सकते। उन क्षेत्रों को कहते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। और सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। जी दोस्तों, याद रखना है जो सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जो एरिया है वो है आपका जोधपुर। कौन सा है दोस्तों, जोधपुर। वैसे आप याद रख सकते हैं विष्णुइयों का जो गांव है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में ही है ना, केजल्डी गांव। तो वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर तो पेड़ भी नहीं काटने देते, तो जानवरों को कैसे मारने देंगे। और वैसे भी वो सलमान खान फंसा हुआ है जोधपुर में ही, उसने, है ना, शिकार वगैरह के केस उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है। जंतुआलय मतलब चिड़ियाघर कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों कोटा, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। जल्दी से बताना है दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऐसा चिड़ियाघर है, मतलब जू है, वो सबसे पुराना है दोस्तों। जी दोस्तों, याद रखना है कि जयपुर का जो जंतुआलय है वो सबसे पुराना है दोस्तों। और अपनी राजधानी जो जयपुर है वहीं पर सबसे पहले चिड़ियाघर राजस्थान में बना था। आपसे पूछ ले राजस्थान का पहला चिड़ियाघर कौन सा है, तो भी वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जयपुर चिड़ियाघर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कौन सा है। बताना है दोस्तों जल्दी से। सवाई मानसिंह पार्क, माचिया सफारी पार्क, जमुआ रामगढ़ पार्क या फिर राम सागर पार्क। जी दोस्तों, याद रखना है आपको प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति जो उद्यान है ना दोस्तों, देखिए नाम ध्यान से लिखना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, है ना। वो कौन सा है दोस्तों, माचिया सफारी पार्क। कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, यदि आप इंडिया जी के पढ़ लीजिए चाहे आप राजस्थान जी के पढ़ लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कोई बार आया हुआ है। चाहे रेलवे के एग्ज़ाम में दे लीजिए, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे लीजिए दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया बार बार पूछा जाता है। जो देवीलाल सामर, दामोदर दास राठी, हरिदास निरंजनी या फिर कैलाश सांकला। तो दोस्तों याद रखना है कैलाश सांकला जी को क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। देवीलाल सामर जी का तो जो अपन बात करें, देवीलाल जी सामर कौन थे दोस्तों, तो इनका तो संबंध राजस्थान के कला और संस्कृति से है, ये भी आपको याद रखना है। कला और संस्कृति को जो प्रोत्साहन देने में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो किसका था, देवीलाल सामर का। अब देखिए, राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना कब शुरू हुई, 1971, 73, 77 और 79।
जल्दी से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। 71, 73, 77 और 79। जी दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1972 में तो वन नीति आई थी, है ना, और उसके ऊपर कानून कब बना दिया था राजस्थान ने? 1973 में। और 1973 में ही उन्होंने सबसे पहले किसको कर दिया था? बाघों की परियोजना भी जारी कर दी थी। तो राजस्थान की जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू हुई थी? 1973 में। लाइन वाइज याद करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है? और राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। तो याद रखना है दोस्तों, विश्व बाघ दिवस है ना, वो आपका बनाया जाता है 14 फरवरी को। कब बनाते हैं? 14 फरवरी को। और राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाते हैं दोस्तों, वो भी आप बता दीजिए। 31 जुलाई। जी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? आपको बताना है हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभयारण्य है जो प्रसिद्ध है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सरिस्का अभयारण्य अलवर में हो जाएगा। और सरिस्का अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। शेरगढ़ कहाँ पर है? बारां में। चंबल अभयारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तो चंबल नदी के जो एरिया आते हैं वहाँ पर है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? एक ऐसा अभयारण्य जो कि राज्य, दो राज्यों की सीमा बनाता है, तो उस अभयारण्य का नाम आपको बताना है। पहला है सीता माता अभयारण्य, दूसरा है सज्जनगढ़ अभयारण्य, तीसरा है बस्सी अभयारण्य और चौथा है दोस्तों चंबल अभयारण्य। तो अभी अपन ने बात की थी, जो चंबल नदी का जो एरिया है उसको अपन चंबल अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है ना, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो चंबल नदी है ना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो इसी अभयारण्य को अपन कहेंगे कि एक ऐसा अभयारण्य है जो कि आपके एक मात्र अभयारण्य जो कि आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में वालरा कृषि किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका स्थानांतरित कृषि, दूसरा है आपका शुष्क कृषि, तीसरा है आर्द्र एवं शुष्क कृषि और चौथा है दोस्तों पर्वतीय पर्वतीय कृषि। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। वालरा जो कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है? जी दोस्तों, इसका उत्तर सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। स्थानांतरित कृषि जो कि घुमंतु कृषि होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके की जाती है, उस कृषि को अपन कहते हैं वालरा कृषि। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? आपको बताना है एक ऐसा तिलहन जो कि राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होता है। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऐसी तिलहन जो कि खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सरसों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के संबंध में है? आपको बताना है शीत भंडार गृह मतलब एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ठीक है। और मंडी यार्ड बनाने में कौन सी संस्था काम करती है? नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड या फिर क्रय विक्रय समितियां। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 3 कृषि विपणन बोर्ड। कृषि से संबंधित है ना, आप फ्रिज में क्या रखेंगे? कृषि संबंधित सामग्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु। और देखिए, अपन बात कर रहे हैं कृषि जलवायु क्षेत्र की, ना कि क्षेत्र की, है ना।
तो ऑप्शन 1 है आपका आर्द्र दक्षिण मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य मैदानी खंड या फिर सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी खंड। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो अगर राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूछा है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे आर्द्र मतलब जो जिले सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है, बहुत ही कम स्थल है। बाढ़ तो राजस्थान में बहुत कम स्थलों पर संभावित होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ये दो तो आप देखते ही गलत कर सकते हैं, है ना। अब बात आ रही है सिंचित उत्तरी मैदान ज़्यादा है या शुष्क मैदान ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य में बंजर व वृत्त भूमि, जो वर्त भूमि होती है जहाँ पर आप खेती वगैरह नहीं कर सकते, का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, याद करना है आपको कि सबसे ज़्यादा जो वृत्त अर्थात बंजर भूमि है ना, वो राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ पर खेती वगैरह होती नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, फसल और किस्मों के बारे में है और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इससे बारे में आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल जो है इसकी किस्म कौन सी है दोस्तों। मक्का की जो फसल आपको दे रखी है माही और कंचन, माही कंचन और माही धवल, सही है ना। अच्छा, पूछा गया है असंगत युग्म, आपसे पूछा गया है असंगत युग्म कौन सा है। चावल की है कावेरी, चंबल और परमल। गेहूं की है मैक्सिकन और कोहिनूर। और मूंगफली की है चंद्रा व कुफरी। बताइए कौन सा गलत है। जी दोस्तों देखिए, मक्का, म से माही है ना, मक्का माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी क्या खाता है, मक्का खाता है ना, भुट्टा खाता है। तो ये तो एकदम सही है ना, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, चावल से ही वो परमल बनते हैं, चावल से ही क्या बनते हैं, परमल। चावल की खेती कहाँ होती है, पानी वाले क्षेत्र में। पानी कहाँ है दोस्तों, चंबल नदी में और कावेरी नदी में, है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। गेहूं की जो फसल है उसको आपको याद रखना है, गेहूं जो है वो कोहिनूर है फसलों में। सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला जो अनाज है वो अपना गेहूँ है, ठीक है। मैक्सिकन भी हो सकता है। अब देखिए, जो मूंगफली है उसकी ये फसल नहीं है, चंद्रा व कुफरी, आपको ये याद रखना है। तो बाकी 3 याद रखने हैं, 3 सही है, तो मूंगफली का ये जो गलत है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत में पूछा गया हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, भारत में खेती से संबंधित कार्यों के। अब देखिए, 2 नाम आते हैं, एक नाम है नॉर्मन बोरलॉग और एक नाम है MS स्वामीनाथन, है ना। चलिए, वर्गीज कुरियन भी आप देख लेते हैं। वर्गीज कुरियन आपके दुग्ध श्वेत क्रांति के जनक है। किसके जनक है दोस्तों, ये है आपके श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हरित क्रांति के प्रश्न है ना, वो 2 बार पूछे जा सकते हैं। एक तो भारत में इसके जनक कौन है और कुल हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए, हरित क्रांति आप बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में हरियाली की बात करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। आपको याद रखना, पूरे विश्व में हरियाली की बात करना बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। कोई हरियाली की बात करता है ना, वो कहता है क्या नॉर्मल बातें कर रहा है यार, कुछ अच्छी बात कर। कोई कहेगा पेड़ पौधे होगा, हैं, बिल्कुल तो नॉर्मल बात कर रहा है। पूरे विश्व में आप हरियाली की बात करोगे तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। मतलब हरित क्रांति के जो जनक है वो तो है नॉर्मल बोरलॉग। लेकिन अगर आप भारत के अंदर हरित क्रांति की बात करते हो, पेड़ पौधों की बात करते हो ना, तो आप स्वामीनाथन हो। क्या हो दोस्तों, स्वामीनाथन। आप स्वामी की बात कर रहे हो, पेड़ पौधों की बात कर रहे हो, मतलब किसकी बात कर रहे हो, स्वामी की बात कर रहे हो। पेड़ पौधों को क्या माना जाता है भारत में, स्वामी तो माना जाता है ना। तो MS स्वामीनाथन याद रहेगा। और वर्गीज कुरियन किसके जनक है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक है। तीनों ऑप्शन याद हो गए होंगे आपको, नहीं याद है तो लिख लीजिए। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध से। अभी मैंने बताया दुग्ध से जो संबंधित है उसको श्वेत क्रांति कहते हैं, मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। ऑप्शन तीसरा है आपका सरसों से। और ऑप्शन चौथा है दोस्तों झींगा और मछली से।
जी दोस्तों, सरसों से पीली क्रांति का संबंध है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। और झींगा और मछली है ना, इससे आपका कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति। कौन सी है? नीली क्रांति। दूध सफ़ेद होता है, सफ़ेद क्रांति। सरसों पीली होती है, पीली क्रांति। झींगे और मछली थोड़े बहुत नीले कलर के होते हैं तो नीली क्रांति। और खाद्य पदार्थ जो प्रसंस्करण है उसको अपन कहते हैं भूरी क्रांति से। ठीक है। अगला आपको बताना है सेरी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है दोस्तों? मछली पालन, दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फिर रेशम कीट पालन। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। सेरी, री से आपको याद रखना है, सेरी नहीं, रेशम। ठीक है, याद रहेगा। सेरी कीट, सेरी जो है वो क्या है? रेशम कीट पालन। आप सभी जानते हैं रेशम को जो प्राप्त करते हैं, रेशम के कपड़े, वो एक कीट से प्राप्त करते हैं अपन। एक कीड़ा होता है उसको पालन करते हैं और फिर उसकी खाल से मतलब एक रेसा टाइप निकलता है। जैसे मधुमक्खी से जाल, वो सॉरी, मधुमक्खी क्या, मकड़ी से जैसे जाल निकलता है वैसे उसी प्रकार से रेशम का कीट है ना, उसके अंदर भी एक जाल निकलता रहता है जिस जो गोल 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 होता रहता है। और वो जो गोल गोल रेशा है उसी से आपको रेशम का जो कपड़ा है वो आपको प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, सेरी से याद रख सकते हो आप एक और तरीके से कि सेरी मतलब साड़ी। और साड़ी किसकी बनी होती है दोस्तों? रेशम की बनी होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा कौन से जिले हैं जिसके अंदर वालरा कृषि की अधिकता है? वालरा कृषि अभी अपन ने बात की थी। जो घुमंतु कृषि होती है, जो स्थानांतरित कृषि होती है, उसको राजस्थान में कौन सी कृषि बोला जाता है? वालरा कृषि बोला जाता है। झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, ये सभी एक ही नाम है ना। तो आपको बताना है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में होगी, है ना। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ थोड़े बहुत पहाड़ी क्षेत्र है। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो सही उत्तर होगा वो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर नहीं होती, इस ऑप्शन में पाली के अंदर नहीं होती, और यहाँ जो है वो राजसमंद के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, और चित्तौड़गढ़ में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको याद रखना है जो दक्षिणी एरिया है जहाँ आपका उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा आता है ना। ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, ये जो तीनों ज़िले हैं यहाँ पर आपको स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, ये सभी एक ही नाम है, आपको देखने को मिलती है। राजस्थान में पूर्वी आंध्र प्रदेश की प्रमुख उपज आपको बतानी है कौन सी है? पूर्वी जो क्षेत्र है ना वहाँ पर बतानी है। बाजरा व चावल, बाजरा व दालें, गेहूँ व चना, तंबाकू व गन्ना। जल्दी से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, जो पूर्वी क्षेत्र है ना वहाँ पर एक तो खूब आपके गेहूँ बोए जाते हैं और चना बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। जो बाड़मेर एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरा होता है ना। बाड़मेर में, अलवर में होता है, लेकिन जो चावल जो है वो वहाँ पर नहीं होगा। और जो बात करें अपन दालों की, तो दालें सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होती है? तो नागौर ज़िले में होती है। कौन से ज़िले में होती है दोस्तों? नागौर ज़िले में होती है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो गेहूँ और चना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि तीव्रता वाले ज़िले कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक कृषि तीव्रता वाले ज़िले कौन से हैं दोस्तों? जल्दी से बताना है दोस्तों। जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए आपके लिए आप मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। देखिए दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों को सही कर लेते हैं, शुरू से एंड तक बने रहते हैं, आप संयम रखते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों, है ना। पीटीटी क्या, बीएसटीसी क्या, आप राजस्थान की दूसरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे ना, एलडीसी वगैरह की, तब भी आप देखेंगे कि उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कोई आपका भाई, कोई दोस्त जिन्होंने पुराने पेपर दिए हैं तो उनसे आप पुराने पेपर लेकर देखिएगा, कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले ज़िले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, अरे ये तो देखते ही सही हो जाएगा ना। देखिए, शुष्क कृषि तीव्रता, सबसे ज़्यादा शुष्क एरिया राजस्थान का पश्चिमी भाग है, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः दो जिले आते हैं। एक तो जैसलमेर आता है और नीचे बाड़मेर आता है। सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? यहीं तो फैला हुआ है, तो ये इसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन कब लागू हुआ था? देखिए, सिंचाई मिशन के ऊपर प्रश्न है। पहले अपन ने वन नीति के ऊपर प्रश्न देखा था, टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर प्रश्न देखा था, उनका उत्तर थे 1973, याद रखना
1973। अब याद रखना है आपको, राजस्थान का जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन है वो कब लागू हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, जून 2010 से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑप्टिनेशन योजना राजस्थान में किसके सहयोग से चल रही है? किसी एक कंपनी के सहयोग से चल रही है, एक संस्था के सहयोग से चल रही है ये योजना, और वो किसके सहयोग से चल रही है आपको बताना है। मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉन्टिवेशन योजना, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, भारत सरकार और JBIC जो कि एक जापान की कंपनी है दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं विश्व स्तर पर एक संस्था है जो कि अच्छे कार्यों के लिए लोन देती है ना। अब देखिए, राज्य में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है आपको बताना है। राज्य में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? झाडोल उदयपुर, छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़, मसूड़ा अजमेर और रेल मगरा राजसमंद। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, हल्दी का उत्पादन झाडोल उदयपुर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष का संबंध, इंद्रधनुष जो क्रांति है ना उसका संबंध किससे है? बागवानी से, सरसों से, मत्स्य से या फिर कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से? जी दोस्तों, आपको याद रखना है इंद्रधनुष जो है ना उसमें 7 रंग होते हैं, सभी रंग मिक्स होते हैं, है ना। तो ये एक किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है, ये कृषि और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित क्रांति में कौन कौन सम्मिलित है आपको बताना है कि मिश्रित क्रांति में क्या क्या आते हैं। विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी के साथ साथ खरीफ की फसल उगाना। क्या ये हो सकता है क्या दोस्तों? रबी और खरीफ को तो अपन बंटवारा ही ऐसे करते हैं मौसम के हिसाब से, अब इन दोनों को साथ साथ कैसे उगाएंगे? क्या उग सकते हैं क्या? तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो ये तो ऑप्शन काट दीजिए। अगला ऑप्शन है दोस्तों, कई तरीके की फसल उगाना व साथ साथ में पशुपालन भी करना। और ऑप्शन 4 है दोस्तों, फसलों को उगाना व सब्जियों को भी उगाना। ये सब्जी है ना। चलिए बताइए। अब अपन देखते हैं मिश्रित कृषि, और फिर सोचते हैं यार पशुपालन कहाँ से आ गया इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको भी अपन काट देंगे, जबकि गलत है दोस्तों। मिश्रित कृषि अपन उसको बोलेंगे जिसमें कृषि के साथ साथ क्या हो दोस्तों, पशुपालन भी हो। तो उत्तर नंबर जो 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से? आपको बताना है राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अफीम होता है वो कहाँ होता है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों बयाना, भरतपुर, अलवर। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। अफीम उत्पादक क्षेत्र, यदि किसी को अफीम का नशा करना है तो वो कौन से ज़िले में जाकर रहेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा अफीम मिलेगा? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो गेहूं पर जो 2 कवक रोग पाए जाते हैं वो कौन कौन से आपको बताना है। काला कीट व स्मट, श्वेत कीट व स्मट, स्मट और पर्ण कुंचन, और काला कीट और श्वेत कीट। देखिए, फसलों के ऊपर जो रोग है उससे संबंधित प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि गेहूं जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है, सभी को गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना है काला कीट और स्मट, ये जो 2 रोग है वो किस में पाए जाते हैं दोस्तों, गेहूं की फसल में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताना है, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। जी दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं आपको बताने हैं। शुष्क कृषि तीव्रता, और ये है दोस्तों जिन्होंने 1 से लेकर 50 प्रश्न देखे हैं ना दोस्तों, उनका मतलब तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिन्होंने 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं सही, वो आपको कमेंट करके बताना है कि मेरे 50 में से इतने प्रश्न सही गए हैं। चलिए,
याद रखना है। देखिए शुष्क कृषि की जब भी बात आएगी तो वो कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगली क्लास कौन से टॉपिक पर चाहिए। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताना है दोस्तों कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए, धन्यवाद।